मई 25, 1961 अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कांग्रेस के सामने एक बेहद मुश्किल चैलेंज रखा। I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. इस चैलेंज की वजह से सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच स्पेस में जाने की रेस लग गई। जो पहले चांद पर पहुंचता वो न केवल वहां अपने देश का झंडा लगाता बल्कि उस देश का नाम, टेक्निकल सुपीरियोरिटी और एडवांस मिलिट्री फोर्सेस हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाते। 1969 में यूएसएसआर और यूएस के ल्यूनर प्रोब मून के डार्क साइड की तस्वीरें भेजने लगे थे और उसी दौरान दुनिया के दो सुपर पावर्स को पता चला कि वो थोड़ा लेट हो गए हैं। चांद पर पहले ही कब्जा किया जा चुका था, बस वो लोग इंसान नहीं थे। जुलाई 21, 1969 माइकल कॉलिंस, जिन्हें दी फॉरगॉटन एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, वो चांद की सतह को छूने नहीं गए थे। ये काम नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन लगभग 60 मील दूर करने वाले थे। माइकल कॉलिंस एकदम अकेले मून को ऑर्बिट कर रहे थे। यहाँ नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर अपना कदम रखा और वहां माइकल कॉलिंस चांद के डार्क या फार साइड की ओर निकले। चांद का ये हिस्सा डार्क नहीं है, हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हिस्सा हमें धरती से नजर नहीं आता। अगले 24 घंटों तक कॉलिंस कमांड मॉड्यूल में अकेले बैठकर मून के डार्क साइड को एक्सप्लोर कर रहे थे। कॉलिंस तक रेडियो सिग्नल्स नहीं पहुंच सकते थे जब तक वो धरती की लाइन ऑफ साइट में ना हो। लगभग 47 मिनट तक कॉलिंस पूरी ह्यूमैनिटी से कट गए थे। I am alone, truly alone, and absolutely isolated from any known life. If a count were taken, the score would be 3 billion plus 2 on the other side of the moon, and 1 plus God knows what on this side. जब भी कॉलिंस उस साइड पर होते वो पूरी कम्युनिकेशन से कट जाते थे, लेकिन अपने हेडसेट पर वो अजीबोगरीब साउंड सुन रहे थे। अपोलो प्रोग्राम में शामिल सभी लोगों को पता था कि चांद पर वो अकेले नहीं होने वाले हैं। अपोलो 10 मई 1969 में लॉन्च हुआ और उनका रेडियो डार्क साइड ऑफ द मून से स्ट्रेंज सिग्नल्स कैच करने लगा। उन्होंने इस साउंड को व्हिस्लिंग साउंड म्यूजिक नाम दिया था। लोगों को लग सकता था कि शायद ये धरती से आ रही रेडियो वेव्स का डिस्टॉर्शन है, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि डार्क मून में रेडियो वेव्स नहीं पहुंच सकती। ये जो भी सिग्नल्स और साउंड्स थे डार्क साइड ऑफ द मून से ही आ रहे थे। मिशन के बाद नासा ने इन साउंड रिकॉर्डिंग्स को सेफ में रख दिया था। नासा ने कहा कि वो रिकॉर्डिंग्स लॉस्ट हो चुकी हैं और अब उनके पास नहीं हैं। अब कॉलिंस यहाँ साउंड सुन रहे थे, लेकिन दूसरी ओर नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन अजीब चीजें अनुभव कर रहे थे। फर्क इतना था कि वो चीजें सुन नहीं रहे थे बल्कि देख रहे थे। नासा ने भले ही वो टेप्स खो दी या फिर क्लासिफाई कर दी, लेकिन हमारे पास रेडियो कम्युनिकेशंस की ट्रांसक्रिप्ट्स अवेलेबल हैं। ये एस्ट्रोनॉट्स, ग्राउंड कंट्रोल और प्रेसिडेंट की घंटों चली बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ अजीब घटा। 2 मिनट्स की रेडियो कम्युनिकेशंस रिकॉर्ड से मिसिंग पाई गई, लेकिन उसकी ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है और उससे पता चलता है कि आखिर वो ऑडियो क्यों मिसिंग है। I say that there were other spaceships. They're lined up in the other side of the crater. There they are, and they're watching us. नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर अमेरिकन फ्लैग लगाया और दुनिया ने उन्हें देखा, लेकिन उन्होंने वहां कुछ और भी छोड़ा था, कुछ ऐसा जो हम में से किसी ने नहीं देखा। मून पर पड़े शुरुआती कदमों के पास ही एक व्हाइट क्लॉथ पाउच छोड़ा गया। उस बैग के अंदर एक गोल्ड ऑलिव ब्रांच थी जो सिंबल ऑफ पीस मानी जाती थी, और उस बैग में एक डिस्क भी थी। ये डिस्क सिलिकॉन की बनी हुई थी और एक सिक्के के आकार की थी। डिस्क को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तैयार किया गया था, जिसमें नासा और दुनिया के 72 लीडर्स की तरफ से गुड विशेस थीं। लेकिन आखिर कोई गुड विशेस के मैसेज खाली मून पर क्यों छोड़ेगा? ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो जानते थे कि चांद पर जीवन है। उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को पहले ही वार्न कर दिया था कि जब वो मून लैंडिंग करेंगे तब वो अकेले नहीं होंगे। यो 1965 में जेमिनी 4 के क्रू ने पहली बार यूएफओ साइटिंग एक्सपीरियंस की थी।
ये रेडियो ट्रांसक्रिप्ट में अवेलेबल है जो जेम्स मैकडेविड की ग्राउंड कंट्रोल से हुई कम्युनिकेशन थी। Roger. Please be informed there is a Santa Claus. That's affirmative. You're the best one to know. इस साइटिंग के बाद एस्ट्रोनॉट्स ने यूएफओस के लिए कोड वर्ड्स तय कर लिए, जैसे बोगी, सांता क्लॉस और फायर। जब अपोलो 8 ईयर 1968 में स्पेस प्रोग्राम पर गया था, तब क्रू ने बताया उन्हें एक सांता क्लॉस दिखाई दिया। क्या मून के बारे में कुछ ऐसा है जो नासा हमसे छुपा रहा है? इसका जवाब हाँ है। क्या हम जानते हैं कि वो हमसे क्या छुपा रहा है? कुछ विसल ब्लोअर्स की वजह से इसका जवाब भी हाँ है। ईयर 1965 एयरमैन सेकंड क्लास कार्ल वोल्फ को नासा ने अपने ल्यूनर ऑर्बिटर प्रोजेक्ट फैसिलिटी में बुलाया। वहां कई वैज्ञानिक मौजूद थे। उन्हें अजीब लगा क्योंकि ये साइंटिस्ट सिर्फ नासा के नहीं थे, ना ही ये सिर्फ अमेरिका से थे, बल्कि ये दुनिया भर से वहां आए थे। वो सभी साइंटिस्ट काफी शांत और फोकस थे। ऐसा लगता था मानो वो सभी तनाव में हों। कार्ल को वहां एक इक्विपमेंट फिक्स करने के लिए बुलाया गया था, जिससे ल्यूनर प्रोब से आने वाली तस्वीरों को फिक्स किया जाता था। कार्ल डार्क रूम में चले गए जहां वो इक्विपमेंट रखा हुआ था। वहां एक और एयरमैन पहले से ही मौजूद था, जिसने कार्ल को कुछ दिखाया। एयरमैन ने कुछ देर बाद कार्ल से कहा, वैसे हमने मून के बैक साइड पर एक बेस डिस्कवर कर लिया है। उसने कार्ल को एक के बाद एक तस्वीर दिखाई, जिसमें कॉलोनीज, मशरूम शेप बिल्डिंग्स और टावर्स तक मौजूद थे। कार्ल ने खुशी से अपना काम किया और घर चले गए। वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि शाम की न्यूज में वो सब कुछ सुनना चाहते थे, लेकिन वो न्यूज कभी टेलीकास्ट नहीं की गई। और कार्ल को समझ आया कि नासा ने उसे कवर अप कर लिया है। क्योंकि वो इसका हिस्सा बन चुके थे, इसलिए उन्होंने इंटरव्यूज देकर सबको बताना शुरू कर दिया। And I will testify under oath before Congress that what I'm saying is the truth. अब हम जानते हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। अचानक कार्ल की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसका कोई सस्पेक्ट या विटनेस नहीं था। लेकिन कार्ल अकेले नहीं थे। डॉक्टर कैन जॉनस्टन भी जानते थे कि नासा झूठ बोल रहा था। 1969 से 1972 तक जॉनस्टन ने नासा में एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर काम किया। चांद से आने वाली तस्वीरों को कैटलॉग करने में वो मदद करते थे। और जॉनस्टन ने जो तस्वीरें देखी थी, वो तो और भी शॉकिंग थी। उन्होंने एलियन सिटीज, जायंट व्हीकल्स, पाइप्स, टार्स और स्टैच्यूज तक देखे थे। एक सुपरवाइजर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि मून सरफेस की सारी तस्वीरों को डिस्ट्रॉय कर दें। जॉनस्टन ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ तस्वीरें छुपा ली थीं। जब वो 1995 में सबके सामने आए, तब नासा ने उन्हें काम से निकाल दिया और कभी उनके साथ काम नहीं किया। डोना हेयर भी नासा एम्प्लॉय रह चुकी थीं। The astronauts are told to keep this quiet. They're not allowed to talk about it. So I do want to let you know that I worked out there for a number of years, and I ran into this. So it's not something everyone knows that works out there for a long time. My boss didn't know about it. डोना की माने तो नासा सभी तस्वीरों से यूएफओस और एलियन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को छुपा देता है। रॉबर्ट डीन एक यूएस आर्मी मेजर थे जो नेटो के लिए काम करते थे। 1964 में उन्होंने एक रिपोर्ट देखी थी जिसे दी असेसमेंट कहते थे। ये रिपोर्ट 1961 में हुए यूएफओ इंसिडेंट के बारे में थी, जिसके अंदर मरे हुए एलियंस पाए गए थे। डीन ने दावा किया कि नासा ने अपोलो मिशन से फिल्म के 40 रोल्स डिस्ट्रॉय किए थे। कुछ पिक्चर्स सिगार शेप्ड ऑब्जेक्ट की थीं, जिन्हें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने देखा था। क्रेटर में विशालकाय बिल्डिंग्स की तस्वीरें भी ली गई थीं। लैंसबर्ग क्रेटर में उस दौरान कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसलिए उस क्रेटर पर खास नजर रखी जा रही थी। उसी क्रेटर से कुछ ऑब्जेक्ट्स निकलकर ल्यूनर प्रोब की विंडोज तक भी आए थे। दोस्तों, लंबे समय से मून के फार साइड की मिस्ट्रीज डॉक्यूमेंट की गई और हर बार उन्हें सप्रेस भी किया गया। समय समय पर बहादुर विटनेसेस सामने आते रहे और मून की फार साइड मिस्ट्रीज को लोगों के सामने लाते रहे, और लगभग हर बार ऐसे विटनेसेस की मौत रहस्यमयी तरीकों से होती रही, इससे पहले कि वो अपने स्टेटमेंट को टेस्टिफाई कर सकें। नासा का कहना है कि हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, विसल ब्लोअर्स पर नहीं। लेकिन हम ये फैक्ट जानते हैं कि नासा इमेजेस को ऑल्टर करता है, तो उन पर विश्वास करना कैसे संभव है? ईयर 1994 में क्लीमेंटाइन ऑर्बिटर ने मून सरफेस की 2 मिलियन पिक्चर्स ली हैं। जब ये पब्लिक के लिए रिलीज हुई, तब लोगों ने नोटिस किया कि कई इमेजेस ब्लर्ड आउट हैं। जीमन क्रेटर की इस इमेज में हम देख सकते हैं कि कुछ है जिसे छुपाया जा रहा है। जब दूसरी इमेज को इस इमेज के साथ ओवरलैप करके इनहेंस किया गया, तो पता चला कि वो कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं था। इसे जीमन ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया। ये स्पेसक्राफ्ट एक सिटी से भी बड़ा था। इस तरह की मशीन्स मून की कई पिक्चर्स में मौजूद थीं,
लेकिन अब नासा ने वो सारी इमेजेस अपने डेटाबेस से रिमूव कर दी हैं। मून सरफेस पर जायंट फुटप्रिंट्स ट्रेल भी कैप्चर की गई। साइंटिस्ट का कहना था कि ये मीटियोर इम्पैक्ट से बने हुए प्रिंट्स नहीं हो सकते थे। सरफेस पर पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर्स भी पाए गए और इनके अलावा टावर्स भी पाए गए। 2021 में ही चाइना के रोवर ने मिस्ट्री हट ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया था। ल्यूना मिशंस के पहले यूएस और सोवियत मून को मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। ओरिजिनल प्लान मून एक्सप्लोरेशन नहीं था, बल्कि मून वेपनाइजेशन का था। इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट होराइजन था। 1950s में चांद पर जाना एक मेजर प्रायोरिटी थी। यूएस वहां पहले पहुंच गया और सोवियत्स फेल हुए। अपोलो 17 आखिरी मून मिशन था। अमेरिका ने पहले से कई और मिशन प्लान कर रखे थे, लेकिन अचानक उन्हें कैंसिल कर दिया गया और इसके तुरंत बाद ही सोवियत्स ने भी अपने मून प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए। वैसे तो ये दोनों देश दुश्मन हैं, लेकिन लगता है दोनों ने मिलकर तय किया कि वो चांद से दूर ही रहेंगे। और 1960s में अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ सहमत होते तो वो तभी संभव था जब उन्हें फोर्स किया गया हो। ये दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थे, लेकिन एक और सुपर पावर थी जो इनसे भी बड़ी थी, और वो सुपर पावर मून पर थी। अब इस स्टोरी का थोड़ा ब्रेकडाउन करते हैं। अपोलो 11 की ट्रांसक्रिप्ट जिसमें उन्होंने स्पेसशिप देखने की बात की है वो अनऑफिशियल है। हो सकता है वो सच हो या ऐसा भी हो सकता है कि वो झूठ हो। अपोलो 10 के साउंड्स रियल और ऑफिशियली रिकॉर्डेड हैं। तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने वो आवाजें सुनी थी जब वो मून के फार साइड गए। नासा ने कहा वो बस 2 रेडियोस के सिग्नल के इंटरफेरेंस से निकली आवाज थी, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को नासा की बात सही नहीं लगी। अपोलो 8 की ट्रांसक्रिप्ट में साफ था कि उन्हें सेंटा क्लॉस दिखाई दिया, जो यूएफओ का कोड वर्ड था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो क्रिसमस इवनिंग में स्पेस में थे, इसलिए उन्होंने मजाक में वो बात कही थी। गोल्डन ऑलिव ब्रांच और चिप एकदम रियल थी और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही उन्हें मून पर छोड़ा था। जॉनस्टन और डोना हेयर के बारे में क्रिटिक्स कहते हैं कि वो नासा के साथ काम जरूर करते थे, लेकिन उतने भी करीब नहीं थे, और उनकी टेस्टिमनीज का एकलौता प्रूफ खुद उनकी टेस्टिमनी ही है। अब विसल ब्लोअर्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है, उन पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ विसल ब्लोअर्स तो अपने साथ बीती सच्ची घटना बता रहे होते हैं, लेकिन कुछ यूएस इंटेलिजेंस के लिए सीक्रेटली काम कर रहे होते हैं। वो विसल ब्लोअर बनकर सामने आते हैं और गवर्नमेंट को एक्सपोज करने का दावा करते हैं, फिर जानबूझकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और खुद एक्सपोज हो जाते हैं। इससे असली विसल ब्लोअर्स के लिए लोगों के मन में ट्रस्ट कम होता है, और नासा यही चाहता है। अब अगर मून पर एलियन लाइफ का कोई सबूत है तो वो नासा के पास ही है और क्लासिफाइड है, लेकिन भले ही हमारे पास एविडेंसेस नहीं हैं। मून काफी स्ट्रेंज तो है। मून सरफेस पर मौजूद क्रेटर्स का आकार कितना भी बड़ा हो, उसकी गहराई लगभग सेम ही होती है। जब मून पर कोई भारी ऑब्जेक्ट गिराया जाता है तो वो बैल की तरह बचता है। अगर फिजिक्स को ध्यान में रखें तो मून को हमारे धरती के पास होना भी नहीं चाहिए था। मून का रहस्यमय हिस्सा परफेक्टली अर्थ से छुपा रहता है और हमारे सामने हमेशा उसका ऑपोजिट साइड ही रहता है। कई विसल ब्लोअर्स ने दावा किया कि उन्होंने मून पर एलियन से मुलाकात की है और वो लोग फ्रेंडली नहीं हैं। सच तो यह है कि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि मून की इतनी मिस्ट्रीज ऐसे ही सामने नहीं आई, और कहीं ना कहीं नासा को भी पता है कि लोगों में इसके बारे में जागरूकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।